वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग नेक्स्ट सैम्पल पेपर करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो मैंने देखे क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ सॉल्यूट इज एसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन द वांट ऑफ फैक्टर इज। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो वांट ऑफ फैक्टर है, अगर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होती है तो वन होता है। अगर एसोसिएशन हो जाए तो लेस देन वन, अगर डिसोसिएशन हो तो ग्रेटर देन वन। ये याद रख लेना है। ठीक है, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, अगर कोई उसमें डिसोसिएशन नहीं होती, कोई एसोसिएशन नहीं होती तो वन है। अगर आपकी डिसोसिएशन होती है तो फिर ग्रेटर देन वन, अगर एसोसिएशन होती है तो वन। तो आंसर इज यहाँ पे ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which colligative property is considered best for calculating the molecular mass of the पॉलीमर। देखो बेटा हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एक हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट मानी जाती है मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स का फाइंड आउट करने के लिए? तो आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों मानी जाती है इसका रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके केसेस में देखो तो हमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ही, देखो बॉयल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें लिक्विड जो है वो, जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास वाटर है, तो एटलीस्ट 100 डिग्री तक तो करेंगे। तो वो जो पॉलीमर्स होते हैं वो डीग्रेड हो जाते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर करने पर भी उनकी जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। तो इस केस, और ये हम लोग रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते, ये हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी मेजर कर सकते हैं। इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सबसे बेस्ट कंसिडर करते हैं जब भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होता है पॉलीमर्स का या बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है बेटा, तो आंसर आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, हम पढ़ते हैं हम लोग। द फाइंड मोलैरिटी इफ 0.0580 मोल्स ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैसे बताएंगे हम लोग? कहता हमारे पास 0 पॉइंट, हमारे पास 0 पॉइंट, हमारे पास है 0.0580 मोल्स, जो कि हमारे प्रेजेंट है 200 ml में। यही कह रहा है वो, 200 ml में जो इतने मोल्स कंपाउंड के घुले हुए हैं। अब हमें पता है जो मोलैरिटी होती है ये क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 1 लीटर में चाहिए। अगर इतने मोल्स 200 ml में है, तो अगर यही 1000 में कर पता करने हो तो क्या मतलब 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, मल्टीप्लाई 5। तो आप इसका आंसर कैलकुलेट करके देख लेना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको करना पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर 0 पॉइंट कितना आएगा, 29। नेक्स्ट है, द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। तो करंट जो है इलेक्ट्रोलाइट में किसके कारण होता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट में से जो करंट फ्लो करता है तो वो ड्यू टू आयंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर जाते हैं आयंस में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन्स द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव। तो जब भी इफेक्टिव कोलिजन होनी होनी होती है, तो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उसकी क्या कंडीशन है कि उनके पास एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी सेकेंडली है कि जब वो एक दूसरे के कंबाइन करने आते हैं तो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें किस में लिखी हुई हैं? ये लिखी हुई हैं डी में। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, वो बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, बट उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो कितने सारे होते हैं जब एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, बट सारी की सारी जो कोलिजन्स होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होती हैं। ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव फॉर विच, वही होगी जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और जिनकी प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस इज। इनमें से कौन सा इसका नेम होगा?
तो सबसे सिंपल फंडा है कि हम सबसे पहले तो कैटायन की नेमिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एनायन की नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कैटायन का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ तो इसमें लिगेंड्स भी हैं, ये भी लिगेंड है और ये हमारे पास मेटल है। तो हमने क्या करना है, पहले लिगेंड की नेमिंग करनी है, फिर मेटल की करनी है। अब लिगेंड में दोनों अल्फाबेटिकली में से अगर देखो तो सी क्लोरिडो पहले आता है, इथेन ई से स्टार्ट होता है तो बाद में आता है। तो इसका मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाई क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो यहाँ पे लिखा हुआ है, डाई क्लोरिडो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। बिस, बिस क्यों आया, क्योंकि इथेन के नेम में पहले ही बाई वर्ड यूज हो चुका है, इसलिए दोबारा से बाई यहाँ पे नहीं लिख सकते या डाई नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बिस यूज कर रहे हैं। तो बिस इथेन 1,2 डाई, यहाँ तक तो दोनों का सेम है। उसके बाद आ गया आयरन, आयरन उसके बाद इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लें, क्योंकि यहाँ तक तो ये 2 ऑप्शन में से कोई एक होगी। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसका भी निकालने का ढंग मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से एक बार। जैसे सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, जब भी आपके पास ऐसे कंपाउंड लिखा हो तो आपने क्या करना है, एनायन को निकाल देना। जो भी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना, उसके बाहर वाली चीज को रिमूव कर देना। अब जब इसको ऐसे रिमूव करेंगे तो क्योंकि इसके ऊपर कितना -1 है, तो इसका मतलब जब ये निकलेगा तो ये इसके ऊपर +1 छोड़ के जाएगा, क्योंकि तभी ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे चार्ज। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसका निकालना है उसको x मान लो और बाकियों का खुद से ऊपर लिख दो। इसका -1 और इथिलीन डाइमीन का आ गया 0। तो इसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 0 + 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे जितना चार्ज है वो इक्वल टू लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 था ना, +1 कह लो या 1 कह लो, तो कितना आ गया, ये दूसरी तरफ जाके 3 बन गया। इसका मतलब हमारी ऑप्शन कौन सी हो गई, फर्स्ट वाली ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन SN2 रिएक्शन ऑफ reaction the correct order of reactivity for the following compound is। अब बेटा यहाँ पे SN2 लिखा हुआ है। आप एक चीज हमेशा याद रखो, जो रिएक्शन के ऊपर SN2 लिखा है वो एक स्टेप में होगी, 1 स्टेप। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती क्या है कि वीकर न्यूक्लियोफाइल को निकालकर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एक स्टेप में होने का मतलब है कि जो निकल रहा है वो भी साथ ही निकलेगा और जो लगेगा वो भी साथ ही निकलेगा। ठीक है, तो वो ये तभी पॉसिबल है अगर आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका कार्बन एक यहाँ लगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सपोज करो यहाँ पे H H H और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब जो मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरी तरफ से आएगा बैक साइड से और यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये जो है साथ ही साथ लीव करके चला जाएगा, ये लीव करके चला जाएगा। बट अगर यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पे आर आर लगा होता है, तो फिर बैक अटैक जो था वो मुश्किल होना था। फिर न्यूक्लियोफाइल ने कहना था कि पहले इसको निकाल लो फिर मैं आऊँगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा आपने याद रखना है कि SN2 रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में होती है। एक स्टेप में होने का मतलब है साथ ही न्यूक्लियोफाइल ने, वीकर ने निकलना है, स्ट्रॉन्गर ने लगना है, और ये तभी पॉसिबल अगर आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा। तो इसका मतलब हम लोग आंसर यहाँ से ढूंढें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किस कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे आगे लिखा हुआ है। फिर ये 2 कार्बन, एक मिथाइल लग गया ना, यहाँ पे 2 लग गए, यहाँ पे 3 लग गए, तो ये वाली ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो IUPAC नेम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेन सेलेक्ट करते हैं। तो चेन सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं फंक्शनल ग्रुप किस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है। तो इस तरफ लेफ्ट से नज़दीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या इसका आंसर निकालेंगे, पेंट प्लस एन प्लस ओन। तो आंसर क्या बन जाएगा, पेंटेनोन। अब क्योंकि यहाँ पे पेंटेनोन में यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो 2 पे लिखा है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पोजीशन मेंशन की हुई है, तो हमें बतानी पड़ेगी कि ये पेंटेन 2 ओन है। अगर यहाँ अकेला भी पेंटेनोन लिखा होता तो भी ठीक था, क्योंकि कीटोन की जो मिनिमम पोजीशन वो 2 है। 2 पे तो आएगा ही आएगा, 3 पे भी आ सकता है, 1 पे कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, इस वजह से
इसका आंसर है डी, पेंटेन 2 बॉन्ड। यहाँ पे आप इसकी साथ में पोजीशन मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 1 ऑल इज। तो जो हमारे पास आप देखो ध्यान से, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हमारे पास अल्कोहल है। तो अल्कोहल में हमें पता है कि बड़ी ज़बरदस्त क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इसमें इतनी ज़बरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जितनी कि इसमें होती है। इस वजह से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ब्यूटेनॉल में, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH2। ये आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम सी हम बात कर रहे थे ये वाले की, कि ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में। ये किस में चेंज होएगा, CH2। ये कब चेंज होगा अल्केन में, ये सिर्फ दो रिएक्शन में होता है, एक होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन और एक होता है दूसरी थी क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, इसमें हम जिंक अमलगम HCl लेते हैं, इसमें हम हाइड्राजीन KOH लेते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डालते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा है, तो ये आंसर नहीं है। ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं लेते हैं, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट वुल्फ किश्नर वाला नहीं है, यहाँ पे HCl लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, ये कौन सा है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो आंसर इज सी। ये बात नहीं कि ये वाले रिड्यूस नहीं करेंगे, ये रिड्यूस तो करेंगे बट ये अल्कोहल में चेंज कर देंगे, अल्केन में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे करने या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप इसमें से खुद कर लेना क्वेश्चन, बीच में से ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स वाले मैं करवाता हूँ आपको भी। हाँ जी, ट्रू फॉल्स में है कि मैग्नीशियम मेटल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। तो ये मेमोरी बेस्ड है, यस क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम मेटल होता है। अगर यहाँ पे अगर हेमोग्लोबिन लिखा होता है कि उसमें कौन सा होता है, तो वो उसमें आयरन होता है, ये आपने याद रखना है बस। द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ M इन दिस। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो सेंटर वाला एटम है, मेटल एटम है, उसके इर्द गिर्द कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अब आप कई बच्चे गलती क्या कर देंगे यहाँ पे, वो कहेंगे कि दो लिगेंड ये लगे हुए हैं, दो लिगेंड ये लगे हुए हैं, तो टोटल 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये गलत है। आपने क्या देखना है कि यहाँ इनमें से कोई जो है वो डाइडेंटेट नहीं है, मतलब कि दो तो नहीं एक बॉन्ड बना रहा है एक साइमल्टेनियसली। तो इथेन 1 2 डाई मीन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये एक टाइम पे दो बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये बाइडेंटेट हो गया, तो फिर ये दो दो को दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक तरह के 4 बॉन्ड बना रहा है एक टाइम पे, और दो Cl के कारण बन रहे हैं, तो 6 हो गया। तो इसने कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन दिस कंपाउंड इज 6। तो ये ट्रू है। ऊपर वाला भी क्या था, ट्रू था। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन अल्कोहल। ये गलत है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इन द रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या आता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दोबारा से लिख के बता देता हूँ मैं, ये आपका सेकेंडरी है, यहाँ से ये निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो पहली बात यहाँ पे H नहीं आना था, नहीं H आना था यहाँ पे, एक H यहाँ से सॉरी निकलना था। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलना था कि यहाँ से, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा, कीटोन। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन इज 25% इथेनॉल। तो इसमें क्या करना आपने, आपके पास इथेनॉल जो है वो कितना दिया हुआ है, 25% मतलब 100 में 25 ग्राम। तो साथ ही साथ मैंने क्या किया, इथेनॉल 25% दिया हुआ ना, तो साथ ही साथ मैंने इथेनॉल के मॉलिक्यूलर वेट से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि मैं इसको क्या कर दूं, इसको कन्वर्ट कर दूं मोल्स में।
अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन निकाले, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे क्या है, मुझे वाटर का दिया हुआ 25 ग्राम, इथेनॉल का भी कितना दिया हुआ 25 ग्राम, एसिटिक एसिड का कितना दिया हुआ 50 ग्राम, क्योंकि परसेंट है ना, तो मैं मान लिया कि 50 ग्राम है। तो मैंने क्या किया, हर एक को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। वाटर को डिवाइड किया तो 25/18 आ गया। इथेनॉल 25 ग्राम गिवन वेट है, तो उसके इथेनॉल के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो वो होता है 46। इसी तरह एसिटिक एसिड का फाइंड आउट करो तो वो होता है 60। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद आपने जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मान लो आपने अगर वाटर की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर रखोगे, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो डिवाइड करके निकल आएगा। इसी तरह से फिर आप यहाँ पे वाटर की जगह पे इथेनॉल ले लो, फिर इथेनॉल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऊपर इथेनॉल ले लेना, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, फिर दोनों को जोड़ के एक में से कम कर दो, क्योंकि सभी कंपोनेंट्स की जो मोल फ्रैक्शन होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉयल, के भी दिया हुआ। इसका मतलब हमारे पास कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो आप देखो के बी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, टी बी माइनस टी नॉट पी, के बी इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। अब आप चेक करो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, ये वाली चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है W1, ये कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम। मैंने क्या किया, मैंने 1 किलोग्राम को इसमें चेंज कर लिया। उसके बाद आपके पास W2 क्या दिया हुआ है 18 ग्राम, M2 क्या दिया हुआ है ग्लूकोज का 180 ग्राम। तो ये तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई। Kb भी हमें दिया हुआ है, ये देखो ठीक है 0.52। तो और ये भी दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है टी नॉट भी दिया 373.15। सभी की वैल्यू भर के इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, जो भी यहाँ पे आया उसमें इस चीज को ऐड कर दो, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे इसका आंसर आएगा 373.202। आप कल करके देख लेना आंसर क्या आएगा 373.202, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में आपने क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ये बताओगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बताओगे दोनों के केस में, फिर आप दोनों के केस में बताओगे कि एंथैल्पी चेंज क्या होती है, फिर आप दोनों के केस में बताओगे डेल्टा भी क्या होता है, फिर आप दोनों के केस की एग्जांपल्स बता दो, ऐसे करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मान लो आपने बताना आइडियल सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ ओबे करता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करता। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे एग्जांपल लिख देनी है, यहाँ पे एग्जांपल लिख देनी है। यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखनी है तो एक ही फैमिली के मेंबर ले लो, जैसे नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। और इस केस में क्या करो, आप दो डिफरेंट ले लेने हैं जिनमें अट्रैक्शन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म या एसीटोन और इथेनॉल। ये आप एग्जांपल यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमने कैसे करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने हमेशा जब स्टार्ट करना है तो रिएक्शन से ही करना। हमारे पास दिया हुआ है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू हमारे पास एल्यूमिनियम। तो अब आप बेटा ये एक चीज यहाँ पे जो हमारे पास ये जो एक रिएक्शन दी हुई है रिडक्शन रिएक्शन, इसको जस्ट आपने ये देखना है कि हमारे पास जो अगर ये 1 मोल है तो इसका मतलब हमारे 3 मोल चार्ज हमें पास करना पड़ रहा है ताकि हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम जो है वो डिपॉजिट हो जाए। अब अब इसको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल होता है, मैं इसको क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उसने बात की है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने कहा कि 50 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम
इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो मैंने जो गिवन इक्वेशन है उसमें से पहले तो ये बनाया कि भाई 3 मोल, 1 मोल के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है, तो 3 मोल के ऊपर 3 फैराडे होता है। तो हम कहते हैं कि अगर 1 मोल अल्मीनियम आयन है तो हमें 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है ताकि हमारे पास 27 ग्राम जो है वो डिपॉजिट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको राइट साइड पर लिख लेते हैं और दूसरे को लेफ्ट पे। हम कहते हैं कि 27 ग्राम, यहाँ पे मैं येलो कलर ले लेता हूँ, कि जो 27 ग्राम है एल्यूमिनियम वो जब डिपॉजिट होता है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, 3 फैराडे। अगर हमारे पास वही 50 ग्राम एल्यूमिनियम होता है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती, तो 3/27 × 50। तो ये आप 9 चौका 36, 9 5 45, तो ये 5.5 आ गया। तो फिर उसी 5.5 के करीब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग दिस। ये क्वेश्चन भी हमने पहले ही किया हुआ है। ये जो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है, सिंपल आपने क्या करना है, ये आपके पास के दिया हुआ है, के आपके पास दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम निकालना है। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। अब मेन दिक्कत होती है कि हमें एक्स क्या भरना है, ये क्या भरना है, के क्या भरना है। के हमें दिया हुआ, ये वाली चीज़ दी हुई है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ए आप ए मान लो, और उसने पूछा है कि 2/3 लाइफ के लिए, मतलब 2/3 रह जाए, मतलब अगर पहले ए है तो अब क्या रह जाए, 2/3 ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.303 ओवर के की वैल्यू हमें दी हुई है 3.48 इंटू 10⁻⁻14 इंटू यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी ए और नीचे आ जाएगा ए -2/3 ए। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2.303 ओवर 3.48 इंटू 10⁻⁻14, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग, ये 3 1 ज़ा 3, ये कट के 3 ऊपर चला जाएगा तो ए कट जाएगा, हमारे पास लॉग 3 आएगा। अब लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। इसको भी सॉल्व कर लो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इस वाले पोर्शन को, तो आपका आंसर जो निकलेगा, लगभग जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻+13। आंसर आएगा आपका 3.15 इंटू 10⁻13 सेकेंड। तो अंडरस्टूड हमारा लगभग ठीक है। ये -14 है ना, ये ऊपर जाके +14 हो जाएगा, उसके बाद हम एक डेसिमल इधर को शिफ्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा ये वाला कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। ये हमारे पास क्या है, के दिया हुआ है। के हमारे पास दिया हुआ है 16 सेकेंड इनवर्स, और निकालना है क्या, टाइम निकालना है। और जो उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो हमें मेन वही होता है कि एक्स, ये की जो गिवन वैल्यू है वो एक्स में भरनी है या वो ए माइनस एक्स है। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि रिड्यूस होकर इतनी रह गई, 2 लिखा आ जाए यहाँ पे, 2 कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड 2, तो इसका मतलब ये ए माइनस एक्स है। ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने ये टाइम निकालना, तो 2.303 आएगा, के की जगह पे 60 आ जाएगा, लॉग ये आ जाएगा, ऊपर आएगी वैल्यू ए, नीचे कितना रह गया, नीचे रह गया हमारे पास 1/16 इंटू ए। ठीक है, मतलब ये जो अमाउंट आई है ना, कि पहले ए थी वो रिड्यूस होकर कितनी रहेगी, 1/16 ऑफ ए रह गई। ठीक है, रिड्यूस्ड टू, इतनी रह गई, तो उसका मतलब हो गया, अगर ए को 1 मान लो तो 1 थी पहले, तो अब कितनी रहेगी, 1/16। मतलब यहाँ पे अगर आप 1 मान के चल लो तो भी वही बात है, तो 16 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2.303 60, और लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। ये 16 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 16 आ गया। अब log 16 को ये तो साथ ही साथ सॉल्व करते जाओ, नीचे को ये भी करते जाओ। अब ये log 16 क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं log 2⁴। अब ये 4 आगे आ जाएगा, ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2.303 इंटू 4 ओवर 60
और ये आपके पास log 2 जो है ये क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा log 2 की वैल्यू भर दो 0.3020, तो ये इसको 15 से काट दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये 0.046 सेकंड के करीब आएगा, 0.046 सेकंड आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कलर जो है डिपेंड करता है पीएच के। हाँ जी, देखो जो डाइक्रोमेट है ना, ये एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर देता है, और जो बेसिक है उसमें ये येलो कलर देता है, क्योंकि बेसिक में ये इस फॉर्म में होता है, क्रोमेट आयन की फॉर्म में, और यहाँ पे वो डाइक्रोमेट आयन की फॉर्म में। ठीक है बेटा, गिव 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आप खुद ही कर लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डबल सॉल्ट आप बता सकते हो कि ये डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो डबल सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये वाले जो है ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं और सोल्यूशन में भी, एज वेल एज इन सोल्यूशन। एक तो यही पॉइंट सिंपल है जो हमें पता ही है। ठीक है, ये जब हम लोग लिक्विड इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट जाता है, तो मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जबकि ये क्या करके रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं। उसके बाद आप बता सकते हो कि जो डबल सॉल्ट है इसमें सारे के सारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, जबकि इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीन ये हो गए, चौथी एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, जैसे इसकी एग्जांपल लिख दो मोहर सॉल्ट हो गया, और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लिख दो, जो हम लोग यहाँ पे इतने सारे ऊपर एग्जांपल दी हुई थी उसमें से उठा के यहाँ पे लिख देना, क्योंकि आपको कोई ना कोई एमसीक्यू आएगा, वहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठा के लिख देना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरी बात, जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप देखते हो कि जैसे ये मीथेनॉल है, इसमें एक एक कार्बन है, ये ये आपका सबसे कम कार्बन इसमें, तो ये पहले सबसे कम इसका होगा। उसके बाद क्या आ गया, प्रॉप वाला दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद कौन सा होगा, अगर ये दो हो गए तो तीसरा, उसके बाद कौन सा आएगा फिर आपका, इथेनॉल तो नहीं दिया दिया हुआ, इथेनॉल ये आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आ गया। और उसके बाद कौन सा आ गया हमारे पास, ब्यूटेन 2 ऑल आएगा, ये वाला। उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल, और ये आ गया पेंटेन, ये 5th नंबर पे आ गया। मतलब कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन 1 ऑल का। अब आपको सिर्फ यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी कि हम लोग इसमें कैसे पहचानेंगे कि जो 1 ऑल है और एक जगह पे क्या लिखा हुआ, 2 ऑल लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, सब कुछ सेम है, ये तो जस्ट एक आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई पड़ी है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि अगर जो आप ब्यूटेन 2 ऑल लेते हो और जो ब्यूटेन 1 ऑल है, उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें एक कार्बन कम, जैसे ये देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। जब आप 2 ऑल लिखोगे तो इसका मतलब ये उठा के मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो एक तरह से ये ब्रांच बन गई। अगर ब्रांच बन गई तो क्या हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा कि ये जो आपस में मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट का जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से हमने जो 2 को जो बाद में रखा, 1 को पहले रखा। उसके बाद पेंट में तो पता ही लग रहा है 5 कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, देखो ध्यान से, अगर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसमें होगा, पहले तो इसकी डायग्राम बना के पता लगेगा हमें। एक हमारे पास है पेंटेन, ये हो गया पेंटेनॉल। दूसरा हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पे एक H हटा के यहाँ पे क्या लगा दो आप,
यहाँ से 2 ही रहने दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे। और अगला ये इस तरफ बना देता हूँ मैं, CH3 CH3 CHOH और CH3। इसके केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। मेन तो इनमें ही हमें कंफ्यूजन होएगी। ये मैं दोबारा से बना दिया, ठीक है, इसको काट देते हैं। ठीक है, अब आपको खुद से पता लग रहा है कि किस केस में ब्रांचेस ज़्यादा आ रही हैं। इसमें देखो ये ज़्यादा आ रही है ना ब्रांचेस, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये, और ये अलग अलग कार्बन पे है, तो यहाँ पे भी आप कहोगे कि दो है, पर यहाँ पे अलग अलग कार्बन है, जिसके कारण क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसकी तुलना में कम होगा। ठीक है बेटा, तो इस वजह से समझ लगी आपको, तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा। और इन दोनों में से हमने किसका निकाला, एक हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है और एक ये है, तो इसका सबसे कम होगा, इसका उससे ज्यादा होगा, और पेंटेनॉल का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्यूटेन 2 ऑन। अब ब्यूटेन 2 ऑन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसको इसमें कैसे बदल सकते हैं। ये देखो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्यूटेन 2 ऑन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ब्यूटेन 2 ऑन। दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। अब आपको पता होगा, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि हम लोग जो, यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम लोग फॉर CHO लेते हैं और ग्रिग्ना रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। अगर हम लोग कोई और एल्डिहाइड लेते हैं इसके अलावा और ग्रिग्ना रिएजेंट से ट्रीटमेंट कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और इसी तरह से अगर हम लोग वो लेते हैं, एल्डिहाइड हो गया, और अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं और ग्रिग्ना रीजन से रिएक्शन कराते हैं तो फिर टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आए, तो अगर आप ध्यान से देखो, उसने कहा है कि हमने ब्यूटेन 2 ऑन को 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल है, मतलब कीटोन को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिनाइल जो है वो साइड चेन लग रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने ग्रिग्ना रिएजेंट चूज करना है, जैसे भाई यहाँ पे ग्रिग्ना रिएजेंट चूज कर लेता हूँ, ये वाला C C6H5 CH2, यहाँ पे आप ऐसे करो, C RMGX लेना ना हमने, RMGX, यहाँ पे R की जगह पे AR ले लिया मैंने, यहाँ पे MGX कर दो। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये वाला पोर्शन जो कि नेगेटिव है ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, CH3 CH2 COMGX बन जाएगा। यहाँ पे आपका फिनाइल लग गया, और इस तरफ आपका CH3 पहले से ही है। उसके बाद आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, OH यहाँ पे चला गया और H यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे OH बन गया। तो आप खुद देखो आपके पास ये वाला क्या कंपाउंड बन गया, ये इस कंपाउंड को देखो तो ये क्या बन गया आपके पास, ये, अब मैं रेड कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन हो गया, ये आपका थर्ड कार्बन हो गया, ये आपका फोर्थ कार्बन हो गया। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे आपका क्या लग गया, फिनाइल लग गया। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया, और दूसरे पे यहाँ पे ये OH बन जाएगा, क्योंकि जब ये OMGX बॉन्ड टूटेगा तो H इसके पास गया और OH इसके पास गया। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये जो उसने कहा है 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है मीथेनल, यहाँ पे रेड कलर मीथेनल, मीथेनल हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, और इसको कन्वर्ट हमने किस में करना है, हमने कन्वर्ट करना प्रोपेन 1 ऑल इसमें। अब ये एल्डिहाइड है हमारे पास, अब एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड को अल्कोहल में करना, अभी मैंने बताया कि इसको ग्रिग्ना रिएजेंट से हम लोग कर सकते हैं, ये मैं करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या करो, इसको मैं रब करके बता देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगा मीथेनल से, ये मेरे पास हो गया मीथेनल। फिर मैंने क्या किया,
क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक कार्बन है, अब मेरे को रिजल्ट में चाहिए 3 कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं आर चूज, यहाँ पे मैं हल्का सा लिख देता हूँ RMgx, ताकि आपको पता हो कि अब मैं आर क्या चूज करूंगा, एक्स में Br लिख लूंगा और आर में लिख लूंगा जो हमें 2 कार्बन वाला। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा CH3 CH2 MgBr। अब ये इतना पार्ट जो है वो आपका नेगेटिव है और ये वाला पार्ट जो आपका पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव वाला इसके पास जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा। तो ये हमारे पास क्या करेगा, CO, यहाँ पे बन जाएगा CH2 CH3। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने बेटा, एक मिनट। यहाँ पे चला गया मेरे पास MgBr और यहाँ पे ये देखो, ये कहाँ पे कर दिया गड़बड़, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। एक मिनट बेटा दोबारा से करता हूँ। HCO प्लस CH3 CH2 MgBr। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला इसके पास चला गया और ये वाला पार्ट इसके पास आ गया। तो अब देखो हमारे पास क्या बन रहा है, OMgBr, यहाँ पे लग गया आपका CH2CH3 और यहाँ पे हमारे पास H पहले से है। उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, OH इसको पास चला जाएगा और H इसके पास चला जाएगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट में देखो क्या बन रहा है, H यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे H पहले से था, नीचे मेरे पास आ गया CH2CH3 प्लस बाहर क्या निकला, Br जिसके पास पहले था, OH हमने बना दिया। तो देखो 1 2 3, तो ये 3 कार्बन ड्रॉप हो गए तो इसके ऊपर और लगा, मतलब ये इस तरह से आप स्टार्ट कर दो ना, 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये प्रोपेन क्या बन गया हमारे पास, जो उसने पूछा प्रोपेन 1 बन गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कीटोन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, एल्डिहाइड से। अब ध्यान से देखो, इसमें 2 फैक्टर हैं, एक तो इंडक्टिव फैक्टर रीजन, आप पहले ये कीवर्ड जरूर लिख लिया करो जो मैं लिखता हूँ, और दूसरा है स्टेरिक फैक्टर। देखो दोनों में एक खास क्या है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड में हम लोग क्या लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन में हम लोग क्या लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी R। अब दोनों में फर्क क्या है, ये क्यों कम रिएक्टिव है, कौन, ये वाला, दिस इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब ये इसकी रिएक्टिविटी का कारण कम क्या है, ये दूसरे से कंबाइन क्यों नहीं जल्दी करता उसका, इसमें भी ये वाला पार्ट है CO, इसमें भी यही वाला पार्ट है CO, दोनों में सेम है। तो फिर इसमें क्या ऐसी दिक्कत है, तो इसमें दिक्कत ये है सबसे पहली, इसमें 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, जो R ग्रुप क्या करते हैं, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इनका प्लस आई इफेक्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, अब ऑक्सीजन क्या करता है अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचता है और यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लेके आता है, ताकि अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। अब होता क्या है कि जब R ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो इसके प्लस को रिड्यूस कर देंगे। अब इसने तो प्लस, इसके ऊपर प्लस क्रिएट किया कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सके, बट इसने क्या कर दिया, आर ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे इसके साथ, उन्होंने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो वो डिक्रीज कर दी, जिसके कारण वो डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि ये आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, इस वजह से ये फिर कम रिएक्टिव होते हैं। अब आर ग्रुप तो यहाँ पे भी है, पर इसकी तुलना में देखा जाए अगर कीटोन की तुलना में, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा एक ही ग्रुप है, इस साइड से कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ, पहला रीजन। अब दूसरा रीजन है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर को हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग फैक्टर। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ आर ग्रुप लगे हुए हैं, आर ग्रुप होते हैं बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप हैं, क्योंकि ये कार्बन है और कार्बन के साथ आगे फिर हाइड्रोजन वगैरह लगे होंगे, या कोई फिर फर्दर कार्बन बड़ी चेन हो सकती है। तो ये आर ग्रुप जो बल्कि ग्रुप होने के कारण अटैक करने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीड़ भड़का ज्यादा है, तो इसलिए फिर ये वो अटैक में हिस्सा नहीं लेते हैं, या कह लो कि ये फिर कम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, या अटैक करने वाला 100 बार सोचता है कि इसके पास तो रश ही बहुत है, इसके पास क्या करना है जाके। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ एल्कोहल। तो इसमें हम लोग क्या बताना है, क्योंकि इसमें डाइमर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ये हमने पहले पिछले वे में भी किया हुआ था
कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, अच्छा आएगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं, दो दो मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के रहते हैं, इतनी स्ट्रांग इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है अल्कोहल की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है कि क्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो सिंपल एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी आपको दो एसिड दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, आपने, क्योंकि अगर वो उनको बोल रहा है कि ये वाले जो एसिड है ये दोनों जो कंपाउंड है ये एसिड है, तो हम इसका मतलब दोनों के दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों H छोड़ेंगे, ठीक है, और छोड़ने के बाद जो पोर्शन बनता है बाकी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, अब साथ में प्लस एच एन भी निकलेगा, इस तरफ भी साथ में प्लस एच एन भी निकलेगा। अब हमने इस जो कॉन्जुगेट बेस है ना, इसकी स्टेबिलिटी को देखना है, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो वाला एसिड स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे देखो इस कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, कौन इसको खत्म कर रहा है, वो देखना है। अब यहाँ पे जो ये कार्बन चेन लगी हुई है, ये वाला CH3 है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जितने भी R ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है जी, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं, और ज़्यादा क्रियाशील कर देते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो Cl लगा हुआ वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से खींचता है, ये यहाँ से खींचता है, ये यहाँ से खींचेगा, तो जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा और ये वाला कॉन्जुगेट बेस कंपैरेटिवली इससे स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है जो सिंपल एसिटिक एसिड से। आगे सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह का किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी एसिड के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वो उस एसिड को वीक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन क्या होती है, ये अल्फा सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे आपके पास ये एसिड है, इस वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट वाला है। इसके हाइड्रोजन जो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, निकलते जाते हैं। जैसे यहाँ से H निकला रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH2COOH, और यहाँ पे क्या लग गया, एक Cl लग गया, एक HCl बाहर निकल गया। इसी तरह से फिर एक और Cl2 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, फिर यहाँ पे एक ऐसे Cl लग जाएगा। इसी तरह से बारी बारी से सारे H उतर जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, हर तरफ Cl लग जाएगा। इसी को बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एनिलीन को कन्वर्ट करना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन में। तो बेटा जब भी हम लोग एनिलीन को देखते हैं तो इसमें दो तरह से रिएक्शन हो सकती है। एक तो ब्रोमीन जो है वो या तो हम लोग पोलर सॉल्वेंट में ले, ब्रोमीन वाटर हो गया जैसे, और एक हो गया कि ब्रोमीन आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में लें, या सी कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की प्रेजेंस में। तो उससे क्या होगा कि जैसे वाटर में क्या होता है, ये आयोनाइज ज़्यादा होगा, तो ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजता है, जिसके कारण यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी होती है, तो ये तीनों के ऊपर लगा देता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, जो ये वाला बना है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो, यहाँ पे भी ब्रोमो, यहाँ पे भी ब्रोमो, और यहाँ पे ऑलरेडी NH2 लगा हुआ है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने कहाँ पे लगाना है, Br बनेगा, उसके ऊपर भी ऑर्थो भी बनेगा, पर मेजर प्रोडक्ट जो वो Br बनेगा। इसको एक और तरीका भी है बनाने का, और तरीका क्या है कि आप पहले क्या करो, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा लो या एसिटिक एसिड से करवा लो, तो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH निकल जाएगा। अब क्या होगा, ये CH3CO यहाँ पे लग जाएगा। जब यहाँ पे लग जाएगा तो इसके जो लोन पेयर है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे नीचे रिंग बनी हुई है। तो अब क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस तरफ को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जिस वजह से इसकी जो एक्टिवेटिंग जो जो एक टेंडेंसी थी कि जो रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण सिर्फ हमारे पास उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में Br2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वो पैरों पर ही लगेगा।
हमारे पास जो है वो मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये भी तरीका है कि ये वाला भी तरीका दिया हुआ है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट जरा इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं हमारे पास? विटामिन्स जो है वो बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होने चाहिए, हमें ज़रूरत होती है जिनकी अपनी डाइट में, चाहे थोड़ी अमाउंट में होती है, ताकि वो कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप पेपर के लिए बुक में से कर सकते हो कि विटामिन्स क्या है। विटामिन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं डाइट में, रिक्वायर्ड इन द डाइट इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म। क्या परफॉर्म करना इन्होंने? कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, जैसे हेल्थ को मेंटेन करना, बॉडी को ग्रोथ करना, कोई मेंटेनेंस बॉडी के अंदर जो चाहिए होती है, उस सभी के लिए ये विटामिन जो है वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखा बेटा, इसमें ये एक तरह का इन्होंने ये हमें कहा कि ये हमने मैकेनिज्म एक तरह का बताना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये आपके पास एक मेटल की शीट पड़ी हुई है और यहाँ पे थोड़ी सी वो क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी वो क्या तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई यहाँ पे। ठीक है, कोई बेंड सा पड़ गया। अब होता क्या है, ये इसके ऊपर ऐसे पानी पड़ गया, तो ये जो थोड़ा सा इम्प्योर पार्ट है ना, ये एक तरह का मेटल का वो एनोड का काम करेगा। एनोड क्या करेगा, बाकी जो पार्ट है वो कैथोड का पार्ट करेगा। यहाँ वाला पार्ट कुछ और जो क्योंकि इसमें एक सेल सेटअप होना है, सेल के लिए हमें एक एनोड चाहिए होता है, कैथोड चाहिए होता है। वो किस तरह से सेटअप होता है वो मैकेनिज्म में इसमें हमने ये बताना है कि इसमें क्या होता है कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई गेन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एच आयन। कौन गेन करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एच आयन। अब ये एच आयन कहाँ से आ गए? ये एच आयन आए हैं कि जैसे पानी थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना कि पानी में लोहे को जंग जल्दी लग जाता है, रस्ट जल्दी लग जाती है, क्योंकि पानी क्या करता है, वो हवा के बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घोल के तो क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है H2CO3। और कार्बोनिक एसिड जो है वो आगे टूट कर क्या बनाता है, 2H आयन प्लस कार्बोनेट आयन। अब ये जो H आयन है ये वाले ये क्या करते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन को वो कर लेता है, गेन कर लेता है। गेन करने के बाद वो क्या करता है, वो फिर ऑक्सीजन जो हवा में ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडाइज उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, तो ये इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से फर्दर फिर क्या होता है, फर्दर फिर वो जो आयरन 2 पॉजिटिव है वो आयरन 2 पॉजिटिव आयरन 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कैथोड की तरफ जाते हैं। वहां पे जाके पहले तो वो रिडक्शन हो गई, तो रिडक्शन होने के बाद एच आयन को तो उन्होंने रिड्यूस ही किया ना, वो उसके बाद उसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो आयरन 2 पॉजिटिव है वो आयरन 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, तो वो फिर एट द एंड हमारे पास एक ये वाला फार्मूला बनता है इसका। ये नहीं पता कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट है, बट आयरन ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो पहले रिड्यूस हुई, फिर वो ऑक्सीजन ने क्या किया, आयरन 2 पॉजिटिव उसको आयरन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो वो आयरन 3 पॉजिटिव हो गया। तो ये फार्मूला बन गया Fe2O3। और उसके साथ जो एक्स वाटर मॉलिक्यूल का मतलब कि कितने सारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसके साथ एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई अमीन ट्राईक्लोरिडो कोबाल्ट 3। अब बेटा इसमें आप ऐसे करो, इसमें मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। पहली तो बात है, यहाँ पे 3 अमीन है और 3 क्लोरीन है, मतलब 6 लिगेंड लगे हुए हैं। कहने का मतलब है कि मुझे ये इस तरह की डायग्राम बनानी है, ये वाली। ये चार जो मैं जोड़ रहा हूँ उसका मतलब ये जैसे पंखे के पर नहीं होते चार, ये एक होते हैं, ये पंखे के ऊपर वाली सीलिंग, ये एक पंखे के नीचे लटक रही है। ठीक है, अब जब आपके सामने लिखा हो मरकैप्टाइड, तो क्या होता है, मैं दोनों यहीं पे समझा देता हूँ, दूसरा आप कर लेना।
फेस का मतलब क्या होता है कि जब आपका जैसे ये एक फेस है, वन, देखो तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रही है ना। तीसरा ये सामने वाली ट्रायंगल ये बन रही है, तीसरा ये वाली बन रही है, तीसरा पीछे बन रही है। तो ये चार इसके ऑक्टाहेड्रन के फेस हो गए। तो जब तो ये फेस के ऊपर सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे पहले ये वाला बताया था, उसमें क्या है, ट्राई एक्वा एंड नाइट्राइटो। तो अब जैसे एक्वा कहाँ कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। तो ये क्या हो गए, तीनों एक ऐसे ऑक्टाहेड्रन के फेस पे प्रेजेंट है। तो ये फेस वाली डायग्राम हो गई। यहाँ यहाँ पे क्या आएगा आपका, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से जैसे मर के लिए आ गया तो मेरिडियन होता है, वो उसका मतलब होता है कि प्लेन के ऊपर पड़े होना। मैं दोबारा से ये डायग्राम बनाता हूँ। तो अब ये प्लेन है, इसी प्लेन पर अगर तीन ग्रुप पड़े हो, जैसे इसमें मान लो मैं यहाँ पे भी सिया लगा दूं, यहाँ पे भी सिया लगा दूं, और यहाँ पे भी, तो ये एक ही प्लेन में है ना। बाकी जो हमारे पास तीन अमाइन है वो यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, और एक यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपकी मर ट्राइमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 की यहाँ सेंटर में कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट है। ये क्या हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे कोबाल्ट हो गया, एक यहाँ पे कोबाल्ट हो गया। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये एक प्लेन है ये वाला। तो ये तीनों एक ही प्लेन में होने के कारण ये इसको ऐसे बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सीलिंग अलग कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको ये मेरिडियन शो करता है, मेरिडियन। इसको इसके आगे एम ई आर लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारे क्या, एक फेस के ऊपर प्रेजेंट है, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। मतलब कि ये इस ट्रायंगल जो बनी है ना, ये एक ऑक्टाहेड्रन के फेस को बता रही है। तो आप यहीं पे रखने हैं आप। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमीन एंड डाई मिथाइलमीन। तो देखो मिथाइलमीन को भी देख लेते हैं और डाई मिथाइलमीन को भी देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये हमारे पास कार्बाइलमीन टेस्ट देगी, कार्बाइलमीन। इसमें क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसकी बड़ी फाउल स्मेल होती है। जबकि ये जो है ये टेस्ट ही नहीं देगा, क्योंकि सेकेंडरी अमीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और अल्काइलेशन ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर जाके अटैक करता है। अल्काइलेशन में कौन अटैक करेगा, ये। असाइलेशन में कौन अटैक करेगा, ये। अब इन्होंने अटैक करने जाना रिंग के ऊपर, पर वो क्या कह रहा है कि एनिलीन जो है वो असाइलेशन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, जब हम लोग एनिलीन लिखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है यार एनिलीन तो बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे और यहाँ पे आराम से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे मान लो मैंने ये वाला लिया और इसके साथ मैंने लुइस एसिड भी लेना है, क्योंकि लुइस एसिड ने ही हमारी हेल्प करनी है इसमें से ये वाला पार्ट बनाने में। अब होता क्या है, लुइस एसिड तो क्या होते हैं, लुइस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। देख लो ना आप, कंपाउंड के एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द 3 Cl है। तो 3 Cl अगर होंगे तो इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं ना है। देखो इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी। अब देखो ध्यान से, तो कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, जबकि होने तो 8 चाहिए थे। बट फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या लुइस एसिड। अब होता गया है कि ये जो जैसे कहते हैं ना कि वो इसको हेल्प के लिए बुलाया था इसकी, कि इसमें से हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। बट ये क्या करता है, ये खुद ही इसके साथ आगे लग जाता है, क्योंकि इसके पास लोन पर इसको नजर आ जाता है। ठीक है ना, इसके पास क्या आ जाता है, लोन पे नजर आता है। तो ये लोन पर इसको दे देता है। तो हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण इसकी जो टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन देने की वो क्या हो गई, वो खत्म हो गई। ठीक है, इस वजह से फिर क्या होता है, वो फिर ना अल्काइलेशन हो पाती है तो ना ही असाइलेशन हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज टर्म दिस एंड दिस सिग्निफाई इन द आर्हीनियस इक्वेशन। देखो बेटा, ये जो पार्ट है ना, आपको ने पढ़ा होगा k इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ई आर टी।
ये आर्हीनियस इक्वेशन है हमारे, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमें बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल में से जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से के बराबर है या ज्यादा है। मतलब ये पूरा पार्ट जो है ये हमें बताता है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन का मतलब होगा कि टोटल में से वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन, ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये तो हो गया इस पार्ट की सिग्निफिकेशन। अब ये ए क्या हो गया, ए हमारे पास होता है जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब कि कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो हो रही हैं आपकी पर सेकंड और पर लीटर में। ये जो ए है ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड एंड पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट वो ये है, बस यही इसके आपने यही बताना है कि ये क्या और ये क्या हमें इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है। फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि कैन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन बी जीरो। अब आप इसी को देखो ध्यान से, अगर ये वाला आप एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी मैं जीरो कर दूं तो ये जीरो हो गया सारा, ई पावर जीरो हो जाएगा, ई पावर एनीथिंग पावर जीरो इज वन। इसका मतलब इस केस में के इसके इक्वल टू आ गया, ये आ गया आपका ए के बराबर। तो इसका मतलब हमें ये बता रहा है कि ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा था ना कि कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, तो ये के इक्वल आ रहा है। तो ये हमें ये बता रहा है कि जितनी भी कोलिजन्स हो रही हैं वो रिएक्टेंट के बीच में वो सारी की सारी रिएक्शंस कर रही हैं, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मान लो दो रिएक्टेंट हैं, उनकी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ी होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल इसके डाले जितने भी डाले सारे के सारे कोलिजन्स तो सारे ही करते हैं, कोलिजन्स तो सारे के सारे करेंगे दोनों रिएक्टेंट्स के, बट वो कोलिजन्स इफेक्टिव होंगी और दे विल रिजल्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन। ऐसे नहीं होता कि ऑल मॉलिक्यूल्स विल combine and the combination collide and the all the collisions will be effective collision, it is not possible, ठीक है। जबकि अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दें, अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, जो हम किसी मॉलिक्यूल्स को देते हैं जो उसके पास कमी होती है। जैसे मान लो आपका पेपर चल रहा है, तो अब आप पढ़ रहे हो, आपकी एनर्जी कम हो गई, तो हम आपको मोटिवेट, आपको थोड़ी एनर्जी देते हैं, ये सैम्पल पेपर कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो आप में थोड़ी सी ऊर्जा आएगी, चलो मैं यही कर लूँ, बुक पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है ये कर लूँ। तो एक उससे क्या होता है कि आप एक आगे बढ़ते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे है कि इफेक्टिव कोलिजन जो है वो सारी के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स करते हैं। बट अगर मैं वो जीरो ही कर दूं, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन ये, अगर वो सारे जीरो कर दूं तो फिर उसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी जीरो मीन्स उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है, सारे के सारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। एवरी कोलिजन इज इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नर्स्ट इक्वेशन का, तो इसमें हम लोग इसको नीचे करके देखते हैं। हाँ जी, नर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या बताना है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन में है कि राइट द नर्स्ट इक्वेशन। ये आपको मैंने वैसे पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ, ये इसका सिंपल तरीका क्या है कि आपने इसकी रिएक्शन बना लेनी है और इसकी रिएक्शन बना लेनी है। जैसे कॉपर किस में तब्दील हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 2+ में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और सिल्वर किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर चेंज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों की रिएक्शन लिख लूंगा। रिएक्शन मिल गई उसके बाद तो फिर सौखा ही काम है, आपने ईएमएफ ही निकालना और उसके बाद डेल्टा जी निकालना, एन एफ ई नॉट सेल लगा के, ठीक है। डेल्टा जी कैसे निकलता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज। तो ये नर्स्ट इक्वेशन भी आपको ये आप कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार आपको इसकी अलग से वीडियो भी डाली हुई है कि कैसे करना है सॉल्व, क्या ट्रिक यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी। ये हमने निकालनी है, ये भी ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कई बार किया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 ओवर एम। तो यहाँ पे हमें एम कितना दिया हुआ 0.5 मोलर। के क्या होता है,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें डायरेक्ट बहुत ही कम दी गई होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम दोबारा से लिखते हैं, फिर 1/r इंटू एल बाई इसका फॉर्मूला है। ठीक है, 1/r मीन ये कंडक्टेंस से बनाया है और ये सेल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो एल, ये आपको ए दिया हुआ है, ये आपको एल दिया हुआ है, ये आपको आर दिया हुआ है। तीनों चीज दी हुई, यहाँ पे भर के के निकल आएगा, के को फिर यहाँ पे फिल कर देंगे, एम हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। टाइम निकालना है 99% के लिए और फिर निकालना है फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। देखो जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन है आपने एक्स क्या कर, यहाँ पे एक्स ले लेना है 99 और नीचे वाले केस में एक्स क्या लेना है 90। मतलब ए को आपने हमेशा 100 मानना है और एक्स जो यहाँ पे जहाँ पे जितनी परसेंटेज हुई है वो है, आप फिल करोगे आपका 100% ये आंसर निकल आएगा। आप बस डिवाइड कर देना बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास रीजेंट वाला, कि लुकास रीजेंट हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। लुकास रीजेंट भी इंपॉर्टेंट है और विक्टर मेरा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल की डिफरेंशिएशन के लिए, कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में से टर्शियरी अल्कोहल बहुत जल्दी ये वाला टेस्ट देते हैं, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट होता क्या है, ये लुकास रीजेंट से करते हैं। ठीक है, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लुकास रीजेंट। जब हम इसको डालते हैं अल्कोहल में, मान लो आपके पास 3 ब्यूरेट्स हैं, तीनों में हमने क्या डाला हुआ है, अल्कोहल डाली हुई है, तो हम तीनों में ये वाला रिएजेंट डालेंगे, हम देखेंगे कि इसमें टर्बिडिटी अपीयर होती है। टर्शरी के केस में तो बहुत जल्दी होती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसमें कहीं आती भी नहीं है या बहुत समय 2-4 घंटे के बाद आएगी टर्बिडिटी। ठीक है, तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। उसके बाद आपके पास आ गया एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू इथीन। तो ये भी ऑलरेडी वैसे किया हुआ, मैं हल्का सा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास, मैं आर इथाइल अल्कोहल, इथाइल को फिलहाल आर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप वो एच है, आप क्या करोगे, मैं ले ही लेता हूँ नहीं तो फिर समझ नहीं लगी आपको। एसिड डाला मैंने, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इसको दे देगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2O H, एक H यहाँ पे लग गया और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा, तो लॉस ऑफ वाटर होगा तो ये निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो CH3 CH2 प्लस। अब इस चीज को मैं और डाल के ना ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। ये बनाना हमारे पास, यही वाली चीज को मैंने बनाया है। तो इसमें देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो यहाँ से H निकल जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया आपके पास, अल्कीन। कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये आपने इथीन बनानी थी तो इथीन आपके पास बन गई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या है, ब्रोमीन लेना है, अमाइड लेना है। देखो नाम से पता लग रहा है, मैंने समझाया भी हुआ है। ब्रोमीन अमाइड मीन्स Br, यहाँ पे एक Br2 लेंगे और क्या लेंगे, अमाइड लेंगे, अमाइड में RCONH2 लिख लो आप। ठीक है, और इसके बाद और क्या लेंगे हम लोग, NaOH। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये RNH2 रहेगा। ठीक है, तो गैब्रियल वैसे इसमें क्या क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड, जो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, ऐसे नाम से पता लग रहा है कि जितने कार्बन पहले होंगे उससे डिक्रीज हो जाएंगे। देखो ना ये वाला पार्ट बीच में से गायब ही हो गया, ये वाला, ये वाला CO वाला, तो ये जुड़ गए तो प्राइमरी मीन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन भी हम लोगों ने की हुई है कई बार। कपलिंग रिएक्शन में हम लोग ऑरेंज डाई बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनोल। फिनोल ये है, ये मैंने इसके पैरों वाला H जो ओपन करके लिख दिया, सभी के पास H है, सिर्फ ये निकाल दिया क्योंकि मैंने यहाँ से ही निकालना है। कोल्ड में होती है ये रिएक्शन और हमारे पास ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन। ठीक है, तो ये इसको एजोबेंजीन भी बोलते हैं, इसको ऑरेंज डाई बोलते हैं। तो ये कपलिंग है, जोड़ा बन गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसकी जगह पे
आप एनिलीन भी ले सकते थे, OH की जगह पे NH2 लगा देते तो फिर वो येलो डाई बन जानी थी। क्या बन जानी थी? येलो डाई। दोनों उसी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है एरोमेटिक मीन्स के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको वो क्या कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या बन गया? दूसरा कहाँ पे गया? एलिफेटिक अमीन। ये कोई भी एलिफेटिक मीन्स कार्बन चेन मैंने लिख दी। अब होता क्या है कि इस केस में ये जो दो एन है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसके ऊपर लोन पेयर होगा, ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, या प्लस चार्ज भी अगर मान लो इसको लेते हैं क्योंकि इसने इसको साथ सॉल्ट बना लिया है, तो ये प्लस है। मैं इसको ऐसे दोबारा से बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो प्लस, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ये एक मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि कॉन्जुगेशन कब कब होती है। कॉन्जुगेशन मैं फिर बता देता हूँ, जब भी कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली पड़े हों, या डबल सिंगल लोन पेयर अल्टरनेटिवली पड़ा हो, या डबल सिंगल प्लस चार्ज या डबल सिंगल माइनस चार्ज ऐसे पड़े हों, तो कॉन्जुगेशन हो जाती है। तो देखो आपके प्लस चार्ज है, फिर आपके पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है फिर इस तरह से ये येलो कलर लेता हूँ, यहाँ से देखो ये, फिर ये, फिर इस तरह से ये हो जाती है। तो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पे इस तरह की कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इस वजह से ये स्टेबल नहीं है, ये वाला स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी का, वो बहुत बहुत कम होता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कई बार कर चुके हुए हैं। ये ट्रांजिशन मेटल की जो लास्ट वाली फैमिली है उसमें यह जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होता है? क्योंकि इनके पास तो जो डी, इनका एक तो और क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है, फुली फिल्ड है। पहली बात तो ये होगी, क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, जब भी कोई भी मेटल है तो उसमें मेटल मेटल में जो बॉन्डिंग होती है वो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, तो इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और इवन जब हम नीचे आते हैं तो ये वाला तो इवन लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, मतलब इनके मेटल मेटल में बॉन्डिंग बहुत ही वीक होती है, इसीलिए ये मरकरी जो लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। और ओवरऑल ये पूरी फैमिली जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म नंबर ऑफ अलॉयज। देखो इसमें सिंपल बताना आपने कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके साइज जो है लगभग सिमिलर है। जब इनको मेल्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं, स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई, क्योंकि बराबर साइज के हैं वो घुस जाते हैं एक दूसरे के, तो फिर इस वजह से ये क्या अलॉय आराम से